नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों वीडियो में आज की हम बात करने वाले हैं मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के बीच होने वाले वुमेन प्रीमियर लीग के मैच नंबर 11 के बारे में सारी चीजें डिटेल में बताई जाएंगी कि कौन कौन सी प्लेयर जरूरी है। वैसे देखा जाए तो ये वाला जो मैच है ये सिर्फ कैप्टन और वाइस कैप्टनसी पर डिपेंड रहेगा। आपकी 99% लोगों की टीम बिल्कुल सेम होगी। बहुत अगर कुछ ज़्यादा हो सकता है तो इक्का दुक्का प्लेयर अलग हो सकते हैं, बाकी 9 प्लेयर तो बिल्कुल सेम ही रहने वाले हैं। अब वो ऐसे कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिन पर आप रिस्क उठा सकते हो जो मेन प्लेयर्स हैं उनके अलावा, तो वो मैं आपको वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जो सपना 11 है उसने थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं तो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप लोग मुझे ढूंढना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल के नाम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि है फैंटेसी टैलेंट हब। कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल का नाम का इस्तेमाल करके आप लोग मुझे ढूंढ लो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। ठीक है, आईपीएल आता है, ऐसी दिक्कतें आती हैं, हमेशा होता है ऐसा, इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। और इससे आसान उपाय यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दो, वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वीडियो छूटेगी नहीं। नहीं तो अभी तक आपको जो ढूंढने से मिल रहे थे आराम से, वो नहीं हो पाएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लेना। अगर गलती से भी अगर वीडियो वहां से मिस होती है तो टेलीग्राम पे मैं लिंक डाल देता हूं। इसके लिए आपको ये करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए वीडियो के नाम पर क्लिक करोगे तो नीचे बॉक्स खुल जाएगा। पहला ही जो लिंक है वो टेलीग्राम का लिंक है और इस पर क्लिक करके जुड़ जाइएगा। चलिए अब वेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं। मैच होगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। बेंगलुरु में जो नॉर्मली मैचेस होते हैं ना, तो आपको ये देखने मिलता है कि बल्लेबाजी कमाल करते हैं, लेकिन पिछले मैच में ऐसा नहीं हो पाया था। पिछले मैच में बल्लेबाजों ने तो अच्छा किया था, लेकिन सेकेंड इनिंग के बैटर्स ने अच्छा किया। पहली इनिंग की जो बैटर्स थी वो लगातार फ्लॉप रही और अभी तक इस मैदान पर जो 15 मैचेस खेले गए हैं इनमें से 9 बार जो है वो चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया। कारण था ड्यू, बहुत बड़ा कारण रहेगा ड्यू फैक्टर, क्योंकि सेकंड इनिंग में ड्यू आ जाने की वजह से बॉल पर ग्रिप करना मुश्किल होता है, बैटर्स को बैट पर बॉल लेना आसान हो जाता है और इसी वजह से सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम इस मैदान पर अभी तक ज्यादा मैचेस को विन कर चुकी है। जैसे कि आप पिछले अगर 4 मैचेस उठाकर देखेंगे तो आरसीबी ने जब 167 बनाया था वो भी एमआई ने चेस किया। यहां 180 बना था वो भी लगभग चेस हो गया था। यहां पे 177 बना था, ये चेस नहीं हुआ। और पिछले मैच में जो 127 बना था वो भी दिल्ली ने बहुत आराम से चेस कर लिया। तो एक चीज जो आपके दिमाग में होनी चाहिए वो ये कि जो टीम सेकंड बैटिंग करेगी ना उसके जीतने के चांसेस ज्यादा है। अब यहां पर एक क्वेश्चन मार्क और आ गया, वो ये कि एक टीम तो बहुत ज्यादा ही मजबूत है जो कि एमआई की टीम है, वही जो दूसरी टीम है यूपी की वो बिल्कुल कमजोर टीम है। तो अगर यूपी सेकंड बैटिंग करती है तो फिर जो मैच है वो हो जाएगा 50-50। फिर एमआई भी इस मैच को निकाल सकती है, क्योंकि अगर एमआई पहले बैटिंग करती है तो स्कोर लगभग 170-180 का आप देख सकते हो। पिछले मैच में हालांकि यूपी क्लोज चली गई थी, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होता है। अब स्कोर करने वाले प्लेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भारती ने स्कोर किया था, जो कि नंबर 8 पर बैटिंग कर रही थी। फिर एलिस पेरी नंबर 3 पर खेल रही थी, एलिस पेरी यहाँ पे नंबर 3 पर बैटिंग कर रही थी। और सी हेनरी ने स्कोर किया था जो कि नंबर 7 पर थी। 2 बार नंबर 3 और 2 बार लोअर ऑर्डर की प्लेयर ने स्कोर किया। सेकेंड इनिंग जेस जोनासन नंबर 3, जेमिमा रॉड्रिग्स नंबर 3, हरमनप्रीत कौर नंबर 4, सोफी एक्लस्टन नंबर 9। तो बहुत हद तक जो टॉप 3 टॉप 4 है ना, मतलब ये मान लेना कि एक विकेट तो पावर प्ले में आ जाता है। फिर इसके बाद जो एक प्लेयर बचती है वो, और 3 नंबर 4 नंबर, यहां से स्कोर पॉसिबल है सेकंड इनिंग के अंदर, क्योंकि पावर प्ले में सेकंड इनिंग में कम से कम एक विकेट तो आप देख लोगे। ये आप देख सकते हो हर एक मैच के अंदर सेकंड इनिंग में पावर प्ले में एक विकेट आ गया। अब जो एक विकेट गया, जो भी कमजोर प्लेयर थी उसके बारे में हम आगे देख लेंगे। अब बची हुई जो 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर की प्लेयर है, ये आपको सेकंड इनिंग में अच्छा करके देती है। तो अगर कोई ऐसी प्लेयर है जिसको छोड़ना है सेकंड इनिंग में, उसको छोड़ दीजिए। 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर की बैटर, इसके नीचे जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, खासतौर से एमआई की टीम में। लेकिन यूपी की अगर बात करें तो वहां तो शुरुआत ही 4 नंबर के बाद से होती है बैटिंग की। अब
यहां इसके पहली इनिंग की अगर बात करें तो 4 विकेट आए थे, यहां पर 1 विकेट आया था, यहां पर 3 विकेट आए थे और यहां पर 1 विकेट था। तो कुल मिलाकर पहली इनिंग में आपको लगभग 2 विकेट तक पावर प्ले में देखने मिल सकते हैं। और रही बात फास्ट बॉलर और स्पिनर की, वैसे तो ज्यादातर विकेट फास्ट बॉलर्स ने ही निकाले हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस टीम में कौन सी बॉलर्स है। क्योंकि आप देखोगे जिस टीम में क्वालिटी की स्पिनर्स हैं वो विकेट निकाल रही हैं, जिसमें क्वालिटी की फास्ट बॉलर्स हैं वो विकेट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर पिच का उतना ज़्यादा काम रहा नहीं है अभी तक जो हमने देखा है, तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। और अब हम दोनों टीमों के हेड टू हेड की बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। अगर आप चाहते हो कि मैं और बेहतर करूं और बेहतर अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊं, तो इसके लिए आप लोग बस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया करो। बस इतना सा जरूरत है, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब यहां पर मुंबई ने 160 बनाया था, यूपी ने किया 118 रन पहले, इसके पहले जो मैच हुआ था। फिर मुंबई ने 161 बनाया, जिसमें नवगिरे के 57 की वजह से 163 कर लिया था। स्कोर करने वाली प्लेयर कौन है? नेट सीवर, इनके साथ में हैले मैथ्यूज है, वो स्कोर करेंगी। या तो सीवर का स्कोर आएगा या मैथ्यूज का आएगा। गेंदबाजी में एमिलिया केयर के 39 रन है, हरमनप्रीत कौर का 33, साइका इशक और नेट सीवर ने 2 विकेट निकाले। यहाँ पे कौन है? दीप्ति शर्मा, चमारी अट्टपट्टू नहीं खेल रही। यहाँ पे ग्रेस हैरिस और एलिसा हीली आपको नजर आएंगी जिन्होंने स्कोर किया था। अब दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम है यष्टिका भाटिया, जिनके साथ में है मैथ्यूज और नेट सीवर ब्रंट। अब पावर प्ले में यहां पे अगर आप देखोगे तो चौथा, छठवां, दूसरा और पांचवा ये ओवर लेकर आती है मैथ्यूज और नेट सीवर। तो मतलब कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए आपको ज्यादा भागने की जरूरत तो नहीं है। अगर इन्होंने थोड़ा थोड़ा भी परफॉर्मेंस कर दिया, मतलब जो डिसेंट परफॉर्मेंस हम कहते हैं एवरेज, अगर उतना भी किया ना, तो ये कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस तो बन गई है। अब इसके अलावा अगर आप किसी और पे जा सकते हो तो वो एमिलिया केयर है, क्योंकि ये केयर बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों अच्छी कर लेती है। अब इसके अलावा अमनजोत कौर ने पिछले मैच में कमाल किया था, और इसके अलावा शबनम इस्माइल जो कि पावर प्ले में गेंदबाजी करती हैं। सबसे पहले अगर ग्राउंड रिकॉर्ड की चर्चा करें तो जो यष्टिका भाटिया हैं इस मैदान के ऊपर 5 मैच खेलकर 129 रन बना चुकी हैं, जिसमें एक 50 है। हैले मैथ्यूज 5 में 103 है, 22 का बैटिंग एवरेज, 150 ये कर चुकी हैं। नेट सीवर का 32 का बैटिंग एवरेज है, हरमनप्रीत कौर का 2 बार 50 है और 75 का बैटिंग एवरेज है। एमिलिया केयर ने 5 में 120 बनाया है, सजीवन संजाना ने 3 में 10 और अमनजोत कौर ने 4 में 37 किया है। गेंदबाजी में मैथ्यूज को ज़्यादा विकेट नहीं मिले, एमिलिया केयर को मिले हैं 5 में 7, शबनम इस्माइल को मिले हैं 3 में 5 विकेट। अब सबसे पहले अगर हम आते हैं यष्टिका भाटिया पे, विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास में इससे अच्छी चॉइस नहीं है। सामने वाली टीम के पास में उषा छेत्री है जो कि नंबर 6 पर बैटिंग कर रही है। मैं इतना नीचे जाना ही नहीं चाहता हूं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर यष्टिका भाटिया 0 पर आउट हो जाएं, 10 रन से अंदर अंदर अगर आउट होती हैं तो ही इनसे नुकसान होगा। अगर इन्होंने 10 से ऊपर कर दिया तो फिर ये आपकी ड्रीम टीम में कन्फर्म है। तो देखा जाए तो विकेट कीपर की जो सिलेक्शन है वो शॉर्ट है और जो हमारी टीम में बिल्कुल कन्फर्म आती है। लेफ्ट आर्म मीडियम इनको दिक्कत देती है, एक ही परिस्थिति में आपको नुकसान देगी, वो ये कि अगर ये 0 पर आउट हो जाए। नंबर 2 पर आपको मिलती है यहाँ पे हैले मैथ्यूज को हम वैसे भी कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में नजर करके रखे हैं। 4 ओवर लगभग पूरे डाल देंगी, प्लस आपको ओपन भी करके दे रही है। ठीक है, अब ये जो दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं परफॉर्मेंस के, इस वजह से कंफर्म तो हैं। अब इन्होंने यूपी के सामने बनाया है 150, राइट हैंड बैटिंग करती हैं, 34 विकेट निकाले हैं जब पहले गेंदबाजी की है, और 2 बार जो 50 है वो पहले बैटिंग करते हुए, और जो 5 बार 50 है वो सेकंड बैटिंग करते हुए बनाया है। जो सोफी एक्लस्टन है जो कि लगभग 6वां ओवर लेकर आती हैं, वो इनको 6 बार पहले आउट कर चुकी हैं। नंबर 3 पर आपको मिलती है नेट सीवर, और ये खिलाड़ी कैप्टनसी की सबसे बड़ी दावेदार है। कारण है कि एक तो लगभग 40 से ऊपर का बैटिंग एवरेज प्लस 20 विकेट भी है। मैथ्यूज के पास में विकेट टेकिंग एबिलिटी है, तो इनके पास में है रन बनाने की एबिलिटी। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम इनकी तरफ चल रहे हैं, क्योंकि जब हम कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं जीएल का, या फिर ये कहूँ कि मैं उस सपना 11 पर अगर हम टीम बना रहे हैं तो वहां पर बैटर्स को ज़्यादा बेनिफिट्स है।
इसीलिए हम यहाँ इनको कैप्टन बनाने की प्रबल दावेदारी पेश कर सकते हैं। इसके बाद है नंबर 4 पे हरमनप्रीत कौर। पिछले मैच में भी स्कोर किया और ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस चल रहा है। आपके पास में सिलेक्शन करने के लिए ऑप्शन वैसे भी कम है, लेकिन अगर कुछ रिस्क उठाना चाहते हो, मतलब यहाँ तक नहीं आना चाहते हो, तो फिर एक ऑलराउंडर देख सकते हो अमनजोत कौर के तौर पे। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि एक तो 33 का बैटिंग एवरेज है, दोनों इनिंग्स में 3 और 4 50 है, लगभग 30 का बैटिंग एवरेज मेंटेन कर रहे हैं। और ताहिल मैकग्रथ इनको 2 बार आउट कर चुकी हैं, वो 58 गेंदों का इस्तेमाल करके। फिर है एमिलिया केयर। ये चाहे परफॉर्मेंस करें ना करें, लेकिन इस खिलाड़ी को नहीं छोड़ सकता मैं, क्योंकि एक तो लगती भी बढ़िया है और दूसरी चीज़ की विकेट टेकिंग एबिलिटी है, अच्छी गेंदबाजी करती हैं। पहले गेंदबाजी कराओगे तो 13 पारियों में 21 विकेट है, मतलब लगभग 8 विकेट का जो रेशियो है वो आपको ज़्यादा नजर आने वाला है। तो इसीलिए एमिलिया केयर कन्फर्म है। इसके बाद सजीवन संजाना, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं, अगर एक विकेट भी निकालती है तो बहुत कोई खास दिक्कत नहीं होगी। अमनजोत कौर ने फिर भी ठीक खेला था, एक तो गेंदबाजी में भी विकेट निकाल दिए प्लस बॉलिंग भी बैटिंग भी कर दी। लेकिन एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो पिछले मैच में हुआ था देसी प्लेयर के साथ में, वो अगले मैच में भी रिपीट हो जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार आप ये देखेंगे जो देसी प्लेयर्स हैं उनको परफॉर्मेंस करने का मौका पूरा नहीं मिलता है, बैटिंग ऑर्डर बदल दिए जाते हैं, गेंदबाजी कम कर दी जाती है। तो ये ध्यान रखना, हो सकता है कि पिछले मैच में इनको ज़्यादा ओवर मिले और इस मैच में ओवर करने का मौका भी ना मिल पाए, क्योंकि बॉलिंग ऑप्शन हर टीम के पास में 7-7 8-8 है। इसके बाद अगला नाम है जी कमलिनी, ऐसा कुछ खास रहा नहीं, तो यहां पर आपको दिमाग नहीं लगाना। संस्कृति गुप्ता ने एक इनिंग में 1 विकेट निकाला है, ये ऑफ स्पिन डालती है। फिर शबनम इस्माइल, ये 1 विकेट वाली प्लेयर आपके सामने मौजूद है, जो कि लगभग 1 विकेट निकाल देती है। और पारुनिका सिसोदिया भी लगभग देखा जाए तो एवरेज प्लेयर के तौर पे मानी जाती हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे यूपी वॉरियर्स की तरफ। यूपी वॉरियर्स में दिनेश वृंदा और किरण नवगिरे, ये 2 प्लेयर ऐसी हैं जो कब विकेट फेंक जाएं पता नहीं चलता, इसीलिए आपको देखना होगा कि सामने वाली टीम की तरफ से पावर प्ले की बॉलर्स कौन कौन सी हैं, क्योंकि वो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती हैं। फिर इसके बाद गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा है, ताहिल मैकग्रथ है, श्वेता शेरावत है, ग्रेस हैरिस है और सी हेनरी है, और उमा छेत्री भी बैटिंग कर लेती हैं। मैं आपको बता दूं कि बिग बैश लीग के अंदर दीप्ति शर्मा का ना तो बैटिंग में इस्तेमाल हो रहा था ना बॉलिंग में इस्तेमाल हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि WPL आने दो, मैं ऊपर ही बैटिंग करूंगी और 4 ओवर पूरे डालूंगी। तो तीसरे नंबर पे तो बैटिंग करने आती हैं और 4 ओवर पूरे डालती हैं। इनकी तरफ से सी हेनरी है जो कि पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी कर रही है। सोफी एक्लस्टन का दूसरा चौथा ओवर आता है और ये डेथ ओवर में भी ज़्यादा गेंदबाजी करती हैं, प्लस दीप्ति शर्मा भी 16वां और 18वां ओवर लेकर आती हैं। अब यहाँ पे जो दिनेश वृंदा ने क्या किया है, 4 मैचेस में 36 रन, नवगिरे ने 7 में 139 किया है, दीप्ति शर्मा का 7 में 133, ताहिल मैकग्रथ 5 में 48, श्वेता शेरावत 6 में 121 और ग्रेस हैरिस 7 में 168 रन और सी हेनरी 2 में 70 रन कर चुके हैं। गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा के पास में 7 में 5 विकेट है, बाकी हेनरी के पास में 2 में 2 है, एक्लस्टन के पास में 7 में 7 विकेट है और क्रांति गौड़ ने 2 इनिंग में 4 विकेट निकाले हैं। पहला नाम है दिनेश वृंदा का, यहाँ आपको इनको रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 6 मैचेस में महज 58 रन है, 10 का बैटिंग एवरेज है, अब आप क्या ही रिस्क उठाओगे, ऐसी प्लेयर पे रिस्क उठाने का कोई मतलब नहीं बनता, इसीलिए दिनेश वृंदा जो है वो टीम में नहीं फिट बैठती। किरण नवगिरे फिर भी एक ऐसी प्लेयर है जिन्होंने 15, 17, 24, 51 मतलब कुछ ऐसे स्कोर किए हैं जिसकी वजह से ये ड्रीम टीम में फिट बैठी हैं, इसीलिए नवगिरे को चाहो तो ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग के अंदर, और इसके लिए आपको छोड़ना पड़ेगा हरमनप्रीत कौर को। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी, राइट आर्म मीडियम परेशान करती है, लेग स्पिन परेशान करती है। शबनम इस्माइल, नेट सीवर ब्रंट, सिसोदिया और अमनजोत कौर इस तरह की गेंदबाजी करती हैं। नंबर 3 पे दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा 1 विकेट आपको देती हैं, प्लस 15 से 20 रन बनाती हैं, क्योंकि सिंगल दुक्की पे डिपेंड करती हैं, तो लगभग जो ड्रीम टीम में एंट्री है ना वो कंफर्म हो जाती है। तो दीप्ति शर्मा ग्रैंड लीग की एक टीम की वाइस कैप्टन सिर्फ, और कंफर्म टीम में सिलेक्शन मिलेगा आपको। पहले बैटिंग करते हुए 50, सेकंड करते हुए 2 50 हैं और 2 बार इनको मैथ्यूज ने आउट किया है। लेफ्ट हैंड बैटिंग करती हैं, मैथ्यूज ऑफ स्पिन डालती हैं, तो जो जनरली प्रॉब्लम है वही दिक्कत है। ताहिल मैकग्रथ गेंदबाजी तो अच्छी नहीं करती हैं और बल्लेबाजी जो है भी उतनी चल नहीं रही है,
क्या है कि बल्लेबाजी उतनी चल नहीं रही है। नेट सीवर इनको 4 बार आउट कर चुकी हैं, इसके अलावा एमिलिया केयर इनको 5 बार आउट कर चुकी हैं। तो चांसेस तो है कि ये विकेट जल्दी चला जाए, इसीलिए नज़र रखिएगा यहाँ से कि ये दोनों प्लेयर्स में से कोई एक विकेट मार के देगा। इसके बाद है श्वेता शेरावत, एक मैच में 31, एक में 37 किया है, लगभग 14 का बैटिंग एवरेज है। रखना चाहो तो रिस्क के तौर पर ट्राई कर सकते हो। ग्रेस हैरिस एक अच्छी बैटर है, लेकिन ज़रूरी है कि इनसे या तो ओपन कराया जाए या फिर वन डाउन खिलाया जाए। लेकिन हो ये रहा है कि ओपन कर रही है नवगिरे और वृंदा, फिर वन डाउन आ जाती हैं दीप्ति शर्मा, जबकि ग्रेस हैरिस जो है ये टॉप ऑर्डर की बल्लेबाज है। नंबर 3 तक या नंबर 4 तक खिला ले तो बेहतर रहेगा, लेकिन खिला कहाँ रहे नंबर 6 पे। अब गेंदबाजी ज़्यादा करा रहे हैं, जबकि गेंदबाज नहीं है रेगुलर। 10 विकेट निकाल चुकी हैं और 25 का बैटिंग एवरेज है। अगर ऊपर खेलती तो मैं वाइस कैप्टन के लिए जाता, नीचे नहीं जा पाऊंगा। शबनम इस्माइल ने 3 बार आउट किया है और इसके अलावा 4 बार आउट किया है नेट सीवर ने। इसके बाद नंबर 7 पर है हेनरी ने क्या किया है कि एक तो 13 इनिंग में 6 विकेट निकाले और पहला 50 कर लिया इस साल का। 12 पारियों में 20 का बैटिंग एवरेज और एक 50 है। और ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी इनको दिक्कत देती है, जहां पी सिसोदिया इस तरह की गेंदबाजी करती हैं। उमा छेत्री विकेट कीपिंग में हमारे पास में एक सेफ चॉइस है, तो हम वहीं चल रहे हैं। फिर आपको मिलता है सोफी एक्लस्टन। दोस्तों ये विकेट टेकर बॉलर है, चूंकि पिछले 2 मैचेस में विकेट नहीं आए, लेकिन फिर भी 1 विकेट तो मैं मान के चलता हूं। इसके बाद है सायमा ठाकुर, 6 में 3 और क्रांति गौड़ 4 इनिंग में 4 विकेट ये निकाल चुकी हैं, जिसमें से चारों विकेट एक ही पारी के हैं। अब टीम कॉम्बिनेशन और कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात कर लेते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने वीडियो तो देख ही लिया है तो लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो, साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर देना। नेट सीवर है, मैथ्यूज है और एमिलिया केयर है। ग्रेस हैरिस और दीप्ति शर्मा को जीएल में ही ट्राई कर सकते हो। अब टीम कॉम्बिनेशन क्या कहेगा कि विकेट कीपिंग तो कंफर्म है, फिर हरमनप्रीत कौर ऑब्लिक कैपिन नवगिरे, इन दोनों में से एक रख पाओगे, मर्जी जो है उसको रख लेना। फिर नेट सीवर, मैथ्यूज, एमिलिया केयर तीनों कंफर्म है। कैप्टन वाइस कैप्टन कंफर्म है। ग्रेस हैरिस, दीप्ति शर्मा, ताहिल मैग्रथ और सी हेनरी, इन चारों को नहीं छोड़ सकते। अब इसके अलावा शबनम इस्माइल और सोफी एक्लस्टन है। इतना कर सकते हो कि इस्माइल के स्थान पे किसी और को पटक लो, बाकी तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये मेरे हिसाब से विनिंग कॉम्बिनेशन है। अब एक और चीज़, अगर आसान विनिंग करना चाहते हो तो ऑनेस्ट 11 एप्लीकेशन पर साइन अप मार लो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है, जाकर चेक करो। और ध्यान रखो दोस्तों, दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।